नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम योगी आज बरेली, बदायूं और एटा दौरे पर रहेंगे। दोपहर करीब 12 बजे बरेली में जनसभा को संबोधित वो करेंगे। 1:30 बजे बदायूं में जनसभा संबोधित करेंगे। इसके अलावा करीब 3 बजे के आसपास एटा में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यानी कि 3 जगह पर जो है आज धुआंधार संबोधन सीएम योगी आदित्यनाथ का होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 2 फेज का चुनाव हो चुका है। अब अगले फेज के चुनाव के लिए तैयारियां ताबड़तोड़ बीजेपी नेताओं की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 अलग-अलग जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें बरेली, बदायूं और एटा के दौरे पर आज सीएम योगी रहने वाले हैं, जिसमें दोपहर करीब 12 बजे बरेली में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा 1:30 बजे के आसपास बदायूं में उनका कार्यक्रम है जनसभा को संबोधित करने का। और इसके अलावा करीब 3 बजे एटा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा आज है। कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर दौरा उनका। दोपहर 12:15 में कासगंज पहुंचेंगे अमित शाह। दोपहर 1:50 पर मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 3:30 बजे इटावा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे कानपुर में संगठनात्मक बैठक भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि अमित शाह भी आज जो है उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें कई जगह कार्यक्रम। इटावा में 3:30 बजे जनसभा को वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो है शाम 5 बजे कानपुर में संगठनात्मक बैठक भी उनकी तरफ से की जाएगी। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का दौरा है, जिसमें कई अलग अलग जिलों में वो जाएंगे, जिसमें कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर का उनका दौरा रहने वाला है। मैनपुरी साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, ऐसे में हुंकार भरेंगे अमित शाह और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे ब्यूरो चीफ सहयोगी अक्षत दत्त जोशी मेरे साथ जुड़ गए। अक्षत, आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है अलग अलग जिलों में जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, तमाम अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी? आप बिल्कुल देखिए, जिस तरह से बीजेपी के बड़े आला कमान हैं, जो बड़े नेतृत्व के अधिकारी हैं या बड़े नेतृत्व के पदाधिकारी हैं या बड़े नेता हैं, उनका तमाम उत्तर प्रदेश में लगातार उनका दौरा जारी है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव एकदम पीक पर है। लोकसभा अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का देखिए दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार आज राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो अपना नामांकन करेंगे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी रैलियां कर रहे हैं। हमने देखा कि मोदी जी भी आए थे, प्रधानमंत्री, जो वो भी उन्होंने अपनी भी रैलियां कहीं उत्तर प्रदेश में की। उसके बाद आज अमित शाह गृह मंत्री जो है वो भी आज उत्तर प्रदेश में है। उनकी आज इटावा में उनकी रैली है, कासगंज में उनकी जनसभाएं हैं, मैनपुरी में है, इटावा में है और कानपुर में। उसके बाद वो संगठन की बैठक में भी शामिल होंगे। तो देखिए जिस तरह से लगातार, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस समय बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी ने अपनी जो एजेंडा बनाया था कि इस बार 400 पार, जो बीजेपी का लक्ष्य है, जो बीजेपी का फोकस है, उसको कहीं ना कहीं कारगर साबित करने के लिए जो तमाम बड़े नेता हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो देश के अलग अलग जिले हैं, प्रदेश के जो अलग अलग प्रदेश हैं, उनमें भी जा रहे हैं। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश में आज अमित शाह भी आज उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और उसके बाद आज इटावा, कानपुर का दौरा करेंगे। उसके बाद जनसभाएं करेंगे। जो एटा के प्रत्याशी हैं राजवीर उर्फ राजू भैया, उनके समर्थन में जनसभा करेंगे और साथ ही जनता से अपील करेंगे कि जो उनके प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके समक्ष उनके समर्थन में वोट करें, उनके पक्ष में वोट करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो 80 सीटों का जो लक्ष्य है जो योगी आदित्यनाथ ने रखा है, उसको भी कहीं ना कहीं उन्हें पूरा करना है। साथ ही केंद्र सरकार का जो 400 सीटों का लक्ष्य है। तो देखिए बीजेपी इस लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगभग 3 से 4 महीना पहले से बीजेपी इस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी। संगठन की बैठकें शुरू हो गई थी, दिल्ली का दौरे शुरू हो गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4-6 महीना पहले से ही दिल्ली बार बार उनका आना जाना शुरू हो गया था, संगठन की बैठक शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव को काफी अहम मान के चल रही है, क्योंकि अगर इस बार बीजेपी लोकसभा के चुनाव में अगर कम सीटें पाती है तो वो आने वाले समय में बीजेपी के लिए काफी घातक सिद्ध होगा। इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में उतरी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ आएंगे। सोमवार को राजनाथ सिंह करेंगे अपना नामांकन। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री कालिदास मार्ग आवास जाएंगे, जहां पर रक्षा मंत्री 29 अप्रैल को निकालेंगे नामांकन रैली। लगभग 12 बजे डीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लखनऊ आएंगे राजनाथ सिंह। आपको बता दें फिर नामांकन वो करेंगे और नामांकन रैली भी उनकी तरफ निकाली जाएगी। 29 अप्रैल को लगभग 12 बजे डीएम कार्यालय में नामांकन पर्चा जो है वो अपना दाखिल करेंगे और इसको लेकर हालांकि तैयारियां जोरों पर हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एमपी का दौरा आज है। एमपी के मुरैना में जनसभा को संबोधित वो करेंगी। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगी मायावती। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मध्य प्रदेश का दौरा आज का रहने वाला है। एमपी के मुरैना में जनसभा को वो संबोधित करेंगी और बसपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की जाएगी। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगी मायावती। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, बसपा के पक्ष में जो है वोटों की अपील करने के लिए मध्य प्रदेश अब जो है मायावती जाने वाली है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल बसपा प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश की में दूसरी जनसभा करेंगे और दूसरी जनसभा जो है मुरैना से कर रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में इसके पहले प्रधानमंत्री ने भी जनसभा की थी। 2 मई को आने वाले समय में 2 मई को प्रियंका गांधी भी की जनसभा का प्रस्ताव है। तो कहीं ना कहीं मायावती अब बसपा को प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से अपील करेंगी और अपील करेंगी कि जिताया जाए। आपको बता दें, जो बसपा के प्रत्याशी हैं ये पहले कांग्रेस में थे और ये कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन इनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, तो इसके बाद इन्हें फिर से बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती की ये कोशिश है। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में बसपा की स्थिति काफी अच्छी रही। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक रहा है बसपा का। तो बसपा की कोशिश है कि हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए और प्रत्याशी जो है वो भी पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका भी अपना एक वोटर है और बसपा का वोटर अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं काफी कुछ देखने को मिलेगा। देखिए, आपको बता दें, जो पूरी तरीके से सीट है भाजपा से यहाँ शिवमंगल सिंह तोमर को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस और भाजपा ने छत्री वर्ग से उम्मीदवार बनाया और जातिगत समीकरण को देखते हुए यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा गया है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो बसपा है वो पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि चाहे अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें सिद्धार्थ, बसपा जो है भले ही छोटे छोटे कदम बढ़ा रही हो लेकिन मजबूती के साथ जो अलग अलग राज्यों में अपना वर्चस्व कायम करने में कहीं ना कहीं कामयाब दिखाई पड़ रही है। देखिए, एक चीज बसपा के बारे में बता दें, जितना कुछ राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं या फिर जितना ग्राउंड जीरो पर है, बसपा का जो वोटर है वो चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, किसी भी सीट पर हो, वो वोटर जो है वो कोर वोटर जो है बसपा के प्रत्याशी को जब वो निशान देखता है तो बसपा को वोट करता है। ये बसपा सुप्रीमो खूब जानती है और इसके आंकड़े ये बताते हैं कि बसपा इस तरीके से कई बार सीटें जीत चुकी है। तो बसपा भी यहाँ पर लड़ाई में है और जो प्रत्याशी है वो भी मजबूत प्रत्याशी उतारा गया है और जाति समीकरण को देखते हुए उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग बसपा को बी टीम कहते थे उनके लिए झटका है। कहीं ना कहीं बसपा ये कोशिश कर रही है कि उसका जो खोई हुई जमीन है उसको वापस लाई जाए। मध्य प्रदेश में भी उसके पहले विधायक रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पर बसपा अन्य पार्टियां जो थी उनसे समाजवादी की बात कर लें तो उससे ज्यादा मजबूत थी, लेकिन अब फिर से मायावती ये कोशिश कर रही है। और एक चीज, जो आकाश आनंद है, उनके जो भतीजे हैं उनको वो भी लगे, उसके बाद उनकी भी रैली लगी हुई। तो इसका मतलब साफ है कि बसपा पूरी तरीके से इस मूड में है कि चुनाव बिल्कुल अच्छे से लड़ा जाए और एक रणनीति के तहत लड़ा जाए, स्ट्रेटजी के तहत लड़ा जाए। और ये दूसरी रैली है मध्य प्रदेश में लता, ये महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी रैली की थी मायावती ने। तो मायावती सीधा अपना जो कोर वोटर है उसको ये बताना चाहती हैं कि आप वोट करिए और बसपा मजबूत है, आपकी पार्टी है और आपके प्रत्याशी है। तो बस मायावती जुड़ती हैं। बस एक चीज है, थोड़ा दौर बदल गया। जो बसपा के पहले मायावती जब भाषण देती थी तो वो पढ़ के देती थी, अब वो जो उनके भतीजे हैं वो आईपैड से पढ़ के देते। तो अंतर इन चीजों में आया है, आधुनिकता देखने को मिले, लेकिन बसपा का जो कोर वोटर है वो वहीं खड़ा है और वो बसपा के साथ खड़ा है। तो ये चीजें जो बसपा का जो कोर वोटर है, जो वफादार वोटर है, उसी को जो है लुभाने की कोशिश बसपा की तरफ से अक्सर जो है रही है। और ऐसे में जिस तरीके से पूरी जद्दोजहद सिद्धार्थ बसपा की तरफ से की जा रही है हर राज्य में, लगता है कि जो समीकरण है वो बीएसपी के पक्ष में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्या?
देखिए बिल्कुल बसपा बसपा का जो कोर वोटर है और जो जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मायावती ने जब सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में तो सोशल इंजीनियरिंग के दम पे बनाई थी। तो इसी के तहत ये सोशल इंजीनियरिंग है कि आप प्रत्याशी उस जाति का प्रत्याशी उतार दीजिए। आप जब उत्तर प्रदेश या बिहार मध्य प्रदेश की राजनीति में जाएंगे तो बिना जाति समीकरण के आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये बसपा खूब बखूबी समझती है। तो जो प्रत्याशी है वो भी जिस जात से वहाँ वो जाति बाहुल्य है, और बसपा का वोटर जब मिल जाएगा तो समीकरण बदल जाएंगे। तो इसी के तहत उसको टिकट दिया गया है और वो पुराने नेता हैं, कांग्रेस में थे। तो ये चीजें देखकर बसपा ने वोट दी, टिकट दिया और पूरी ताकत से पूरी पार्टी लगी हुई। एक चीज बसपा में सबसे महत्वपूर्ण है, संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। कोई संगठन जो रिपोर्ट देता है उसी के आधार पर कार्रवाई होती है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो जिनको टिकट देने के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो इस तरीके से बसपा का अनुशासन और पार्टी जो उनके जमीनी नेता है और उनका कोर वोटर, ये तीन चीज बसपा के लिए हमेशा महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में वो चीजें काम कर रही है। लता, बिल्कुल चुनाव में चीजें काम करें, क्योंकि जिस तरीके से पता है पार्टियों के बिना जाति समीकरण के जो आपको चुनाव जीतने में कठिनाई होगी, और ऐसे में पूरा जो फोकस बसपा का रहता है वो चुनावी समय में जाति समीकरण बिठाने में रहता है। दरअसल बड़ी वजह है कि बसपा धीरे धीरे अपने पैर पसारते हुए दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी नामांकन से पहले जाएंगी अयोध्या। नामांकन करने से पहले वो रामलला के दर्शन करेंगी। आज अपने आवास से अयोध्या के लिए जाएंगे स्मृति। अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी। 29 अप्रैल को नामांकन से पहले रोड शो भी स्मृति ईरानी करने वाली हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें कल यानी कि 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी, लेकिन उससे पहले रामलला के दर्शन वो करेंगी और इसके अलावा कई सभाओं में वो शामिल होंगी और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील स्मृति ईरानी की तरफ से की जाएगी। रामपुर में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक गौकश के पैर में गोली लगी, तो वहीं 2 गौकश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल गौकश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने गौकश के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। यूपी के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर में इलाज करवाना महंगा पड़ गया। दरअसल बीती देर रात बच्चे को दस्त और उल्टी की शिकायत के बाद परिजन बच्चे का इलाज करवाने बंगाली डॉक्टर के पास पहुंचे। इलाज के दौरान बंगाली डॉक्टर ने बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद 2 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद से ही झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार है। यशवंतपुर से गोरखपुर जा रही ट्रेन यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन के 3-4 एसी कोच के यात्रियों की फूड पॉइजनिंग के चलते तबीयत बिगड़ गई। झांसी डिवीजन को जब इसके बारे में सूचना मिली तो 5 डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया और वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा यात्री फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। तो 50 से ज्यादा जो यात्री हैं वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेसवे में दरअसल ये यात्री सवार थे और ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो ये पता चला कि दरअसल खाने में कोई दिक्कत है। हालांकि इसकी जांच हो रही है, लेकिन जो 50 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले के शिकार हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। फतेहपुर में शादी समारोह में जनरेटर के करंट से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि टेंट का सामान लगाते वक्त करंट उतर आया था और ये मामला हथगांव थाना क्षेत्र के मड़ैया गांव का बताया जा रहा है। तो हथगांव थाना क्षेत्र के मड़ैया गांव का ये पूरा मामला, जहां पर फतेहपुर में शादी समारोह में जनरेटर में करंट उतरने से अचानक से यह हादसा हो गया और करंट लगने से 5 लोग इसमें घायल हो गए हैं।
रामपुर में करंट लगने से हादसा हो गया। स्टोन क्रशर से रेत भरने जा रहा ट्रक सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से बचने के प्रयास में बिजली की हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। बिजली का तार ट्रक से छू गया और करंट की चपेट में आकर ट्रक चालक फरूज खान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस के साथ परिजन भी पहुंच गए। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और शव लेकर मौके से चले गए। तो रामपुर में करंट लगने से एक ट्रक चालक की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और बिना पोस्टमार्टम के परिजन जो है शव अपने साथ ले गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि रेत से भरा ट्रक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें करंट लगने से एक ट्रक चालक की इसमें मौत हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार।